छठ पूजा जैसे महापर्वों को यूनेस्को में शामिल करने की घोषणा, ये एक अधिकार या सियासी राजनीति? विपक्ष के आरोप में सच्चाई या फिर महज एक अफवाह? क्या छठ पूजा सिर्फ पूर्वांचल क्षेत्र तक ही सीमित है या फिर पूरे देश में इसका प्रभाव देखा जाता है? छठ पूजा की पौराणिक मान्यता क्या है? क्या है इसमें ऐसा विशेष जो इसको महापर्व बनाता है? नमस्कार, मैं खुशबू सिंह कॉन्सेप्ट कॉर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। पूर्वांचल ही नहीं अपितु भारतवर्ष के सभी लोगों के लिए ये बड़ा ही गर्व का विषय है कि अब हमारे छठ जैसे महापर्व को यूनेस्को के कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने का निवेदन दिया गया है और हमें उम्मीद है कि ये निवेदन जल्दी ही स्वीकृति में हमारे सामने प्रस्तुत की जाएगी। हमारी परंपरा, संस्कृति, त्योहार को एक ग्लोबल पहचान मिलती है जिससे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी पर्यटन का विस्तार होता है और जहाँ से उस त्योहार का उद्गम होता है उस जगह की भी विख्याति बढ़ जाती है। हमारी परंपरा, त्योहार, संस्कृति को ग्लोबल मान्यता मिलती है। जिस पर्टिकुलर फेस्टिवल को इसमें शामिल किया जाता है उसके लिए फंड एकत्रित करने की अनुमति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों संस्थाओं से होती है। इससे बेनिफिट ये होता है कि इसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से हो जाता है और इसको सेलिब्रेट करने का नज़रिया चेंज हो जाता है। दूसरी बात, जहाँ से ये ओरिजिन होता है, लाइक छठ मनाया पूरे देश विदेश में जाता है, वो बात सही है, लेकिन इसका ओरिजिन पूर्वांचल क्षेत्रों से हुआ है, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड। ये मुख्यतः यहाँ मनाई जाती है ये त्यौहार, इसलिए यहाँ का पर्यटन भी बढ़ जाएगा। लोग यहाँ आकर जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि आखिर छठ होता कैसे है। इतना ही नहीं, ये हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इससे ही उनको पता चलेगा कि हमारे पिछली पीढ़ी किस तरह से इस उपवास को करती थी, किस शुद्धता और पवित्रता के साथ 4 दिन का निर्वाह किया जाता था। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि पूर्वांचल के इस महापर्व को यूनेस्को में कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाएगा। हालांकि इसकी अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये भी जल्दी ही होगा। छठ महापर्व 4 दिनों का होता है। पहले दिन को नहाय खाए कहते हैं, जिसमें स्नान करके, पूजा अर्चना करके कुछ रिस्ट्रिक्टेड फूड खाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लिया। दूसरे दिन पूरे दिन का निर्जला उपवास रहता है और शाम को चंद्रमा अर्घ के बाद खीर भोजन करते हैं। तीसरे दिन 24 घंटे का निर्जला उपवास और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को दर्शन करके उनको अर्घ देकर ही पारण किया जाता है। दूसरा दिन का उपवास सबसे कठिन होता है क्योंकि 24 आवर्स आपको बिना पानी के रहने पड़ते हैं, है ना? ये उपवास कठिन कर पाएंगे आप? कोशिश ज़रूर कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। बहरहाल, इस महापर्व से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे कि कहते हैं कि जब पांडवों का राज्य छिन गया था तो द्रौपदी ने छठ महापर्व किया था ताकि उनका राज्य वापस मिल सके। वहीं दूसरी पौराणिक कथा यह है कि कर्ण घंटों नदी में खड़े होकर या किसी भी जल वाले स्थान में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दिया करते थे, उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। इसलिए वहाँ से छठ का महापर्व शुरू हुआ। तो तीसरी कथा ये भी प्रचलित है कि कार्तिक मास में जब भगवान श्री रामचंद्र जी सीता माता के साथ अयोध्या लौटे तो उन्होंने कार्तिक में छठ पर्व किया था, वहाँ से इस पर्व का उद्गम हुआ। कथा कोई भी हो, हमें तो यही सीख देती है कि छठ महापर्व एक ऐसा महापर्व है जिसमें प्राकृतिक चीज़ों की पूजा होती है, जैसे सूर्य की पूजा होती है, अग्नि की पूजा होती है और पृथ्वी की भी पूजा होती है और प्राकृतिक वस्तुओं से होती है। जितने भी फ्रूट्स होते हैं इसमें सीज़नल होते हैं। गाँव में तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि गाँव में ज़्यादा ही नियम कानून को फ़ॉलो करना पड़ता है। यहाँ तक कि आज भी गाँव में कई महिलाएँ, ख़ास करके बिहार में महिलाएँ सिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करती हैं, वो साड़ी को एक बार में ही पहनती हैं। तो इस तरह के बहुत ही कठिन
चीज़ों का पालन किया जाता है, जिसको विस्तार में बताया जाए तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए अभी शॉर्ट में समझना ही ज़्यादा बेहतर होगा। ख़ैर, जैसे ही इस पर कोई अगली अपडेट आती है, मैं आपके साथ बनी रहूँगी। धन्यवाद।